दोस्तों, मैं मोहम्मद इश्तियाकिया स्वागत करता हूं आपका एहसन स्टडी यूपीएससी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ग्रेजुएशन यानी बीए पार्ट 1 के छात्र के लिए लेके आया हूं, जिसका ऑनर्स पेपर है, सब्सिडियरी है या जनरल हिस्ट्री है। तो मैं उसके लिए 10 प्रश्नों की सीरीज लेके आया हूं। इसी 10 प्रश्न में से है ना आपका 5 प्रश्न एग्जाम में फंस जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता ही होगा कि पहले मैं 2 प्रश्न को पहले से ही डाल चुका हूं। ये मेरा प्रश्न संख्या तीसरा है। आइए जानते हैं तीसरा प्रश्न संख्या क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बीबीए, अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या मधेपुरा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और खास करके अगर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो इस प्रश्न को जरूर ही पढ़ के जाओ, अन्यथा फेल कर जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो तुमको बहुत ज्यादा बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो आओ बिना देरी की हम जानते हैं प्रश्न संख्या 3, जो कि आपको बता देगा फिर से। ये ग्रेजुएशन यानी बीए पार्ट 1 के छात्र जिसका ऑनर्स पेपर है वो ये पढ़ सकता है, जिसका सब्सिडियरी में है वो भी ये प्रश्न को पढ़ेगा और जिसका जनरल हिस्ट्री में है वो भी ये पढ़ेगा। तो कहेगा ऑनर्स पेपर वाले को और एक पुस्तक पढ़ना है, उस पुस्तक का नाम है। तो हमारा प्रश्न था प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, इसको हम पढ़ेंगे। तो आओ बिना देरी करते हुए, ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है। अगर तुम क्वेश्चन बैंक उठा लो, किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बैंक उठा लो, प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कौन कौन स्रोत है, कई बार ये प्रश्नों को पूछा गया। आओ ये इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है, लेकिन आंसर एक ही तरीके से लिखना है। एग्जामिनर घुमाएगा लेकिन घूमना नहीं, लड़की बुलाएगी बेटा लेकिन जाना नहीं, समझ रहे हो ना। तो कहने का सेंस यह है कि इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है बच्चों को क्या करने के लिए, बच्चों को जो है फंसाने के लिए। लेकिन अगर ये प्रश्न अथवा करके अगर रहेगा, इनमें से कोई भी प्रश्न अगर पूछ दे इस टाइप का, तो एक ही आंसर लिखना है। या तो हो सकता है प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत है, ये प्रश्न हो सकता है। अथवा या तो ये लिखा हो सकता है प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। या तो ये हो सकता है या तो ये लिखा हुआ हो सकता है प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। अथवा ये लिखा हो सकता है प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोतों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आंसर समान ही होगा, और आंसर जो है सेम ही होगा। आओ हम जानते हैं पहला प्रश्न जो है, अब आंसर में आते हैं और बिना देरी किए, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रश्न है, आपको एक प्रश्न को कम से कम 6 पन्ना या 5 पन्ना में लिखने की आवश्यकता, पेज में लिखने की आवश्यकता है। इसीलिए इस हाथ के स्पीड को तेजी से रखना और पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना, इसको मत भूलना। तो अब इसका आंसर में आता है प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के निम्नलिखित स्रोत है। पहला स्रोत है आपका साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत हम क्वेश्चन यह है कि प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत का इतिहास को हमको जानना है। इनके कौन कौन से स्रोत हैं, इनके कौन कौन से सबूत हैं, इनके कौन कौन से साक्ष्य हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिलता हो कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत है। तो पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक मतलब होता है पुस्तकें। साहित्यिक मतलब क्या होता है, पुस्तक। यानी प्राचीन काल में भी कई ऐसे पुस्तकें लिखी गई जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा। और दूसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण। आपको पता है तुम जिस हिंदुस्तान में रहते हो, ये हिंदुस्तान का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। अगर तुम आर्यों से लेकर अब तक की हिंदुस्तान की बात करोगे तो कई विदेशी यात्री आए, जैसे फाहियान, ह्वेनसांग, इब्न बतूता, है ना, कई अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, कई ऐसे यात्री आए जिन्होंने भारत की यात्रा किया और भारत का यात्रा करके अपनी पुस्तक में उन्होंने भारत के विषय में लिखा। जैसे फाहियान आए तो फाहियान की यात्रा लिखा, ह्वेनसांग ने क्या किया, सियुकी नामक पुस्तक लिखा, या बहुत सारी ऐसे पुस्तक, राहिला पुस्तक और उसके बाद किताबुल हिंद नामक पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। तीसरा है आपका पुरातात्विक स्रोत।
खनन के द्वारा भी कई वस्तुएं से प्राप्त हुआ, जैसे मुद्रा, साहित्य या गुप्त काल के समय का मुद्रा या मौर्य काल के समय का मुद्रा, कई ऐसे वस्तुएं मिला, कुछ मूर्तियां मिली, कुछ आपका राजा का मुकुट मिला, कुछ राजा के समय का सिक्का मिला। अगर इसका भी स्टडी करेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा दोस्तों। आओ इसको हम कैसे लिखेंगे इस विषय में हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को लिख के अंडरलाइनिंग करना और पहले इसको डील करेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला चीज आता है वेद। क्या आता है? वेद। साहित्यिक स्रोत पहले लिख देना है इसको, उसके बाद लिखना है प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के एक प्रमुख स्रोत है साहित्यिक स्रोत। इनको निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। पहला नंबर लिखेंगे वेद। वेद को लिख के अंडरलाइनिंग करेंगे, तीर का निशान देंगे, लिखेंगे आपका प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है वेद। वेदों की रचना वेद व्यास ने की थी। वेदों की रचना महर्षि कृष्ण वेद व्यास ने किया था। ये हिंदू ग्रंथ का एक पवित्र ग्रंथ है। अगर इस किताब को हम पढ़ते हैं, वेद को, वेदों का अगर हम स्टडी करते हैं, वेदों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मेरे दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। एक आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में है ना देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुस्वर्ण समाज का वर्णन है। ऋग्वेद में 250 इंद्र और 300 ऋचाएं क्या कहते हैं सूर्य देवता के लिए मंत्र को लिखा गया है। उसी तरह से आप आगे आएंगे यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यह वेद जो है ना, इस वेद की रचना भी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। इस वेद को भी अगर हम पढ़ते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं तो इस वेद में बलि के समय जो नियम होता है, जो मंत्र होता है, इस मंत्र को इसमें लिखा गया है यजुर्वेद में। अब अगर सामवेद की बात करेंगे, सामवेद यह वेद भारत संगीत का जनक है। इस वेद में जितना भी धनिया पुदीना वाला काम है, गाने बजाने वाला काम, सारा इसी वेद में हुआ है। चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है ना। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, प्रेम, रोग निराकरण इत्यादि के बारे में कहा गया है। अगर मेरे दोस्तों वेदों का हम अध्ययन करेंगे तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय में लोग कैसे रहा करते थे। यह तो जरूर होगा कि उस समय के लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते होंगे, उस समय के लोग मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए तो वैदिक काल में कहा गया है कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। तो याद रखना साहित्यिक स्रोत लिखना है, उसके बाद ए नंबर पॉइंट देना, ए वेद लिखना, वेद के बारे में लिखना। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का पहले साहित्यिक स्रोत को लिख लेना, जो कि आपको मैं सिर्फ बता देता हूँ। फिर एसएन आपका स्टडी यूपीएससी में एसएन सर के द्वारा जो नोट्स डाला जाएगा, थोड़ा सा लेट हो रहा है, टाइपिंग होने में समय लगता है मेरे दोस्तों। कोई चीज को भी हलवा नहीं है मिल जाएगा तुरंत, लेकिन हम लोगों ने बोला था कि मिल जाएगा, लेकिन एसएन सर जल्दी ही आज शाम में हमको लगता है सर डाल देंगे आप लोग के लिए नोट्स, और उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो पहले साहित्यिक स्रोत में लिखा हुआ होगा, फिर वेद लिखा होगा। तो लिखना है प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है वेद। अगर आप वेद का स्टडी करते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, उस समय का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। दूसरा पॉइंट है पुराण। क्या है? पुराण। पुराण को लिखेंगे बीन, याद रखना, एक नंबर तुम यहाँ दे दिए हो, ये पॉइंट तो है ही, लेकिन दूसरा पॉइंट भी लिखोगे ए बी करके, है ना। उसके ये सिर्फ पॉइंट है साहित्यिक स्रोत का, तो दूसरा बी नंबर पॉइंट देंगे मेरे दोस्तों, लिखेंगे पुराण। अंडरलाइनिंग करना, ब्लैक पेन से लिखना, बार बार बोल रहा है, सुन लो, है ना। क्या करना है, नहीं तो वहां भी लेके जाना, लड़की का नंबर वही लिख देना। बेवकूफ कहीं का, किसी लड़की का 10 नंबर याद हो जाता है, 870000999901, इतना चीज याद हो सकता है क्या? चैप्टर पॉइंट याद नहीं होगा? जितना धनिया पुदीना करोगे बेटा, वहां लेके जाओगे क्या, गाइड, गेस पेपर गाइड लेके जाओगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जुड़ जाओ ऐसा स्टडी यूपीएससी में बेटा, यही समाधान है, यही तुम्हारा जो निष्कर्म किए हो, दुष्कर्म किए हो, बाप के हाथ से जो जूता खाओगे, उस जूता का बचाने का ये टेबलेट है।
ये क्या है? टेबलेट। इंजेक्शन भी समझ लो इसको, क्या करो? इंजेक्शन भी समझ लो, यही तुम्हारा उत्थान करेगा। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे पुराण। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है पुराण, है ना। अगर हम पुराणों की संख्या 18 थी। पुराणों के लेखक उग्रश्रवा है, लम्हर्ष और उग्रश्रवा दो बाप बेटे थे, दो पिता और पुत्र थे जिन्होंने पुराणों की रचना की थी। अगर हम पुराणों का स्टडी करते हैं तो प्राचीन काल के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि उस जमाने का समाज कैसा था, उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे। इस प्रकार हम कर सकते हैं पुराण भी प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है मेरे दोस्तों, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना महाकाव्य। क्या लिखोगे? महाकाव्य। महाकाव्य प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है। महाकाव्य। महाकाव्य दो बड़े महाकाव्य हिंदू धर्म में, एक रामायण और एक महाभारत। ये कोई रिसर्च की बात नहीं है कि प्राचीन भारत का जो है पुस्तक जो है, दो पुस्तक विश्व का सबसे प्राचीनतम पुस्तकों में एक है, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है ना, रामायण और महाभारत। महाभारत की रचना वेद महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। आज से कहा जाता है कि लगभग 4,500 साल पहले जिसको भी हरियाणा कहते हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में, है ना, महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध कौरव और पांडव के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध में क्या हुआ था? कौरवों की हार हुई थी और पांडव जो 5 भाई से थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, उसकी जीत हुई थी। यानी सत्य की हार हुई थी और आपका सत्य की जीत हुई थी, असत्य का हार हुआ था मेरे दोस्तों, है ना। ये भी इतना बड़ा महायुद्ध होने का भी एक प्रमुख कारण है मेरे दोस्तों। इतना बड़ा महाभारत होने का भी एक प्रमुख कारण है कि इसमें भी लड़की जो है ना बहुत बड़ा काम ये की थी। शांतनु महाराज, महाभारत के विषय में एक बात बता दूं तुम लोग को, एक शांतनु महाराज हुआ करते थे। वो सत्यावती से उसे प्रेम हो गया था। इसी प्रेम के चलते मेरे दोस्तों उन्होंने क्या किया, उसकी 2 पुत्र हुए, विचित्र हुए। उन्होंने अंबा मालिका से शादी करवाया था। एक धनिया पुदीना करने के चक्कर में इतना बड़ा युद्ध हुआ था। याद रखना, लड़की आदमी को बर्बाद कर देता। लड़की क्या कर देता बेटा? बर्बाद कर देता। धनिया पुदीना करोगे, लड़की के पीछे जाओगे, पॉइंट भूल जाओगे। इसीलिए लड़की के पीछे 15 मिनट मोबाइल को क्या करो, तो इसमें डाल दो कि ताकि उधर से कोई कॉल नहीं आ पाए, ताकि तुम समझ लो। महाकाव्य को लिखेंगे और तीर का निशान में लिखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है महाकाव्य। भारत के 2 बड़े महाकाव्य है, 2 प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम आपका महाभारत और रामायण है। अगर महाभारत और रामायण को हम पढ़ते हैं तो प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है कि उस जमाने का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन कैसा था, है ना। प्राचीन भारत के इतिहास से ही हमें पता चलता है, महाकाव्य से ही हमें पता चलता है कि गीता जो कि राम की पत्नी थी, है ना, उसके बारे में हमको पता चलता है। कृष्ण भगवान के बारे में पता चलता है ना, वो कैसे थे, उसका किरदार कैसा था, उस समय में जो है आपका कुरुवंश किस प्रकार राज करती थी, इस विषय में हमको जानकारी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है आपका महाकाव्य। फिर सी नंबर पर प्रश्न है, सी नंबर पॉइंट है ना, और डी नंबर पॉइंट है जो साहित्यिक स्रोत का ही डी नंबर पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ को लिखना और अंडरलाइनिंग करना और तीर का निशान देना मेरे दोस्तों, और लिखोगे इसमें प्राचीन भारत के इतिहास। बोला कि सर इतना जोर जोर से बोलते हैं तो लिखेंगे कैसे? अरे बेवकूफ, जो तुम्हारे लिए इतना सेटअप तैयार किया है वही तुमको नोट्स देगा। यानी एहसन का शुक्र मनाओ कि उन्होंने हमें हायर किया और बहुत अधिक फीस में हमें हायर किया। बेचारे फ्री में पढ़वा रहा। दुआएं दो सर को, एहसन सर को, जो तुमको फ्री में पढ़वा रहा है। नहीं तो इस पढ़ाने का हम 4,000 रुपया चार्ज करते हैं, नोट्स का चार्ज करते हैं बेवकूफ। ये तुमको फ्री में एहसन दे रहा है। ये दुआएं करो उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को बढ़ा दे, उनका यूट्यूब चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइब करवा दे ताकि वो बैठे बैठे कमाए मेरे दोस्तों। दुआएं करो। नहीं किसी को पढ़ाने का, जो कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ने के लिए मेरे पास आता है तो हम 4,000 रुपया चार्ज करते हैं उसे। फ्री में मिल रहा है, नोट्स वगैरह ले लो, फ्री में बिक रहा है। बौद्ध धर्म लिख के, बौद्ध ग्रंथ लिख के तीर का निशान देंगे, लिखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ को पाली भाषा में लिखा गया था। यानी गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगर इसके द्वारा लिखी पुस्तक त्रिपिटक का अगर हम अध्ययन करोगे, इन्होंने त्रिपिटक नामक पुस्तक लिखा था। त्रिपिटक का अगर अध्ययन करेंगे तो आज से हमको 2500 साल पुराने भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के
जानने का एक प्रमुख स्रोत है, यानी मतलब प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है बौद्ध ग्रंथ। अगला पॉइंट है आपका जैन ग्रंथ। क्या है? जैन ग्रंथ प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है। जैन ग्रंथ इसके प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है। अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इन्होंने कहा था चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना, माता पिता की सेवा करना। और इसके 24वें तीर्थंकर हुए आपका महावीर स्वामी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। इसमें कहा था अपने नफ्स में कंट्रोल करो। अगर ये जो 5 चीज को नहीं मानेगा, अगर वो सत्य बोलेगा, झूठ बोलेगा, माता पिता की सेवा ना करेगा, कसम खुदा के अगले जन्म में वो कुत्ता बन के पैदा होगा। ये महावीर स्वामी ने कहा था। इस तरह से अगर हम उनके द्वारा लिखी पुस्तक है ना, जिसको पाली भाषा में लिखा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर, जो कि इनके मानने वाले थे, 2 भागों में बढ़ गए थे। अगर इस चीज का स्टडी तुम करोगे तो कसम खुदा की तुमको जो है ना प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है जैन ग्रंथ। जैन धर्म में कई किताबें लिखी गई थी। अगर इस किताब का हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारत के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और उस समय के लोग कैसे रहा करते थे, उस जमाने के बारे में हमको पता चलता है। अगला पॉइंट आपका हम जो डील करने जाएंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट साहित्यिक स्रोतों में कर चुके हैं, दूसरा पॉइंट विदेशी यात्रियों का विवरण। अब सुनो, प्राचीन दूसरा पॉइंट क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। विवरण मतलब होता है घूमना मेरे बच्चों, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है विदेशी यात्रियों का विवरण। कई ऐसे इतिहासकार हुए, कई ऐसे यात्री हुए जिन्होंने भारत की यात्रा किया, जिसमें तुम्हारा वैनसांग को ले लिया जाए, फाहियान को ले लिया जाए, अलब्रूनी को ले लिया जाए, इब्न बतूता को ले लिया जाए। तो कई ऐसे इतिहासकार थे प्राचीन भारत में, इतिहास को ले लिया जाए, उन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के संबंध में कुछ न कुछ बातों को उन्होंने क्या क्या लिखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को अगर जानना है तो प्राचीन भारत के समय में जिस यात्री ने भारत की यात्रा किया था, अगर तुम उसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ लोगे, अगर उसके लिखी हुई पुस्तक को पढ़ लोगे, तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मेरे दोस्तों तुमको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इसी तरह से कुछ बहुत ऐसे तो प्राचीन भारत के बहुत सारे यात्रियों ने यात्रा किया है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ यात्रियों के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला यात्री है वैनसांग। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है वैनसांग की यात्रा। वैनसांग ने एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था इंडिका। अगर हम इंडिका नामक पुस्तक को अध्ययन करते हैं तो हमें तो ये वैनसांग जो है इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राजा एक चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके बारे में लिखा था। उनके बारे में इन्होंने लिखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे, है ना, जो क्या करते थे, जब प्रजा से मिलने के लिए जाते थे तो उनके आगे पीछे जो है ना क्या होता था, हाथियों का झुंड होता था, आगे पीछे सेना होती थी जो मतलब कि आपका भाला लेके खड़ी होती थी। इसके चारों बगल क्या होती थी, सुंदर कन्याएं क्या करती थी, झुंड में रहती थी। उसके बाद इसको सोने की पालकी में बैठा लिया जाता था और तब इसको जनता के बीच ले जाया जाता था। और इसके चारों तरफ सिखाया हुआ तोता का क्या होता था, झुंड होता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था, जो मगध में था, उस मगध के महल में 570 कमरे थे। चंद्रगुप्त मौर्य कभी भी एक कमरे में 1 दिनों से अधिक दिन तक नहीं सोते थे। इस बात की हमें जानकारी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी, जो प्राचीन भारत के है ना एक बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उनके विषय में हमको जानकारी जो है इस पुस्तक से मिलता है, इंडिका नामक पुस्तक से मिलता है, जिसके लेखक कौन थे, तो वैनसांग था। वैनसांग के द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का, इस प्रकार हम कह सकते हैं वैनसांग के द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है। अगर इसको तुमको अच्छे से और समझना है तो नोट जो कि आपको डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आता फाहियान। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है ना, फाहियान के द्वारा लिखी गई पुस्तक फाहियान की यात्रा। अगर हम फाहियान की यात्रा नामक पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है, उस जमाने का समाज कैसा था, वहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है आपका है ना फाहियान।
उसके बाद तीसरा जो यात्री था जिन्होंने भारत की यात्रा किया था, यह था अल-बरूनी। अल-बरूनी प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है ना। अल-बरूनी की लिखी पुस्तक अल-बरूनी किताबुल हिंद, अगर किताबुल हिंद नामक पुस्तक की अगर हम देखते हैं तो अल-बरूनी जो था 973 ईस्वी में, है ना, आपका उज्बेकिस्तान नामक देश में इनका जन्म हुआ था। यह जो है आपका क्या कहते हैं, यह जो है आपका क्या हुआ था कि ये आपका क्या कहते हैं, यह जो है आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इनका जन्म 973 को हुआ था। 1017 को ये भारत आए और भारत आकर इन्होंने क्या किया, यहाँ के तालाब, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता के बारे में इन्होंने अल-बरूनी नामक किताबुल हिंद नामक पुस्तक में लिखा। अगर हम किताबुल हिंद नामक पुस्तक जो कि अरबी में लिखा गया था, अगर इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हमें, है ना, इसका कई हिंदी ट्रांसलेट भी मिल जाता है। इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने अधिकतर यहाँ के तालाबों के बारे में लिखा, यहाँ की संस्कृति के बारे में लिखा। अगर इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं मेरे दोस्तों, अल-बरूनी की यात्रा जो थी, है ना, जो भारत में के संबंध में उन्होंने लिखा है वो अनमोल है और वो बहुत ज्यादा अनमोल है। उन्होंने जब क्या लिखा है भारत के विषय में, अगर हम उस पुस्तक को अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, है ना, अगर अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक जिसका नाम किताबुल हिंद है उसको हम पढ़ते हैं तो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत, है ना। इब्न बतूता का द्वारा लिखा गया पुस्तक राहिला है। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और इन्होंने भारत की यात्रा किया और भारत के विषय में इन्होंने किताबुल हिंद नामक पुस्तक में लिखा था। अगर हम किताबुल हिंद नामक पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा समय देके मेरे वीडियो को जरूर देखना। बड़ा ही मेहनत से वीडियो को तैयार किया जाता है मेरे दोस्तों। आपके लिए कंटेंट कहाँ से लाया जाता है, सिर्फ आपको फ्री में दिखाया जाता है क्योंकि आपको भटकना ना पड़े। हम जानते हैं कई ऐसे बच्चे हैं ग्रेजुएशन के आने के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, माता पिता कमाने की जिम्मेदारी दे देते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति खराब है जिसके कारण हम कोचिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अपने लिए समय निकाल के थोड़ा सा इस पुस्तक को देखना, हो सके तो किताबों को पढ़ना। याद रखना, पढ़ने वाला ही इंसान कामयाब होता है, कामयाब होता है पढ़ने वाला इंसान। जो नहीं पढ़ता है वो कामयाब नहीं होता है। किसी ने क्या खूब कहा है मेरे दोस्तों, अगर अमीर बनना है तो अमीर की तरह सोचना सीखो, अगर अमीर बनना है तो पढ़ना सीखो। अगर तुम पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे तो तुम अमीर बन जाओगे। आओ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट होगा मेरा लास्ट और अंतिम पॉइंट होगा जिसको हम पुरातात्विक स्रोत को डील करेंगे। आइए हम लोग पुरातात्विक स्रोत को डील करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने 2 पॉइंट तो कर चुका है, अब ये मेरा तीसरा पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। यानी पुरातात्विक स्रोत को हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपका अभिलेख, स्मारक, मुद्रा और उत्खनन, मतलब जो उत्खनन का मतलब हुआ पृथ्वी के गर्भ से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, इसके विषय में हम लोग भी अध्ययन करेंगे। यानी मेरा तीसरा पॉइंट आपका पुरातात्विक स्रोत। तुम हम जानते हैं वीडियो लंबा है, तुम नहीं देखोगे, लेकिन तुमको देखना है मेरे दोस्तों, एग्जाम है तुम्हारा, है ना। कोई भी अच्छा काम करने में मन नहीं लगता। जैसे तुम देखोगे नमाज पढ़ने में आदमी को मस्जिद में मन नहीं लगता, जबकि एसी लगा हुआ, पंखा लगा हुआ, फिर भी जल्दी वो घर के बारे में ख्याल आता है कि जो चीज भी हमारे अच्छाई के लिए होती है उसमें हमको मन नहीं लगता। ये तुम्हारा फायदे के लिए, तुम्हारे लिए टॉनिक सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? टॉनिक। तो आओ टॉनिक को लेते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है आपका पुरातात्विक स्रोत। अगर पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आपका अभिलेख, स्मारक, मुद्राएं और उत्खनन, पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ पदार्थ को हम देखते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अब इसके पॉइंट के नीचे भी छोटा छोटा पॉइंट है, अब उसको देखेंगे हम लोग। अभिलेख, अभिलेख को लिख देना, अंडरलाइनिंग कर देना, लिख देना। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है अभिलेख। अभिलेख को लिखवाने की शुरुआत मौर्य वंश के तीसरा और सबसे महान राजा अशोक ने किया था। कहा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की संख्या 40 थी। इन्होंने स्तंभ लेख,
गुहा लेख और आपका अभिलेख इत्यादि को लिखवाया था। इन्होंने कई भाषाओं में अभिलेख को लिखवाया, ग्रीक लिपि, अरमाइक, है ना, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखवाया था। ब्राह्मी लिपि में इन्होंने अभिलेख को जो लिखवाया वो भारत में लिखवाया था। इसके अभिलेख की खोज 1750 ईस्वी में टी फैंथलर ने किया था मेरे दोस्तों, और इसके अभिलेख को पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। अशोक ने इसके अभिलेखों को पढ़ा था। अगर हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं अशोक के समय, उस समय जो भी घटनाएं घटती थी अशोक उस अभिलेख में क्या करता था, उस घटना को अभिलेख में लिखवा देता था अशोक। अब अगर इस अभिलेख को हम पढ़ते हैं तो हमें अशोक के समय क्या हुआ था, क्या बातें घटी थी, क्या घटनाएं घटी थी, इसके विषय में हमको पता चलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिलेख भी प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है। ए नंबर देना, पॉइंट लिखना, अभिलेख को अंडरलाइनिंग करना। हम रेड पेन से किए, रेड पेन से मत कर देना जोला, ये पेन भी रेड पेन से तुमको कर देगा तो नहीं है, ब्लैक या ब्लू यही दो पेन लेके जाना। अगला प्रश्न है स्मारक। स्मारक को लिखना, अंडरलाइनिंग करना और तीर का निशान देना, लिखना कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत है आपका स्मारक। अगर हम स्मारक को देखते हैं, स्मारक के अंतर्गत स्मारक को अगर हम देखते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। स्मारक के अंदर गुफाएं, मंदिर, है ना, आपका विहार, उसके बाद कई ऐसी बौद्ध चित्र वगैरह आते हैं जिसका अगर स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला पॉइंट आता है मुद्राएं। प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत था वहां की मुद्राएं। प्राचीन भारत में कई ऐसा राजा गुजरे, कुषाण वंश गुजरा, मौर्य वंश गुजरा, आपका बौद्ध वंश, बौद्ध डायनेस्टी गुजरा। अगर अलग अलग समय में अलग अलग मुद्राएं राजा ने क्या किया, सोने की मुद्राओं को छापा गया, हिंदू यूनानियों के द्वारा सोने की मुद्राएं लाया गया। अगर आज हम उस सोने की मुद्राओं को देखते हैं तो कोई चित्र लिख किया हुआ रहता है। कभी तो मतलब वो गुप्त वंश के एक ऐसे राजा जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त था, उसको बीना बजाते हुए देखा गया था उसके एक सिक्के में। तो हमें पता चला कि बौद्ध धर्म का जो एक राजा था जिसका नाम समुद्रगुप्त था वो संगीत का प्रेमी था। अगर हम मुद्रा का भी अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के जानने का एक प्रमुख स्रोत था मुद्रा। अगला प्रश्न आता है उत्खनन। उत्खनन को पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। तो मतलब जब खनन हुआ तो पृथ्वी के गर्भ से ऐसी ऐसी वस्तुएं मिली, जूता मिला, कुछ मतलब गेहूं और जौ की भूसी मिली, कई ऐसे मुद्राएं मिले, बहुत सारा चीज पृथ्वी के गर्भ से हमको मिला। जब इतिहासकारों ने इस पर स्टडी शुरू किया, इस पर रिसर्च हुआ तो पता यह चला कि उत्खनन के द्वारा भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिला। पैराग्राफ चेंज करना और मेरा बात को लिख लो, रट लो। पैराग्राफ चेंज करना और लिखना प्राचीन भारत के इतिहास के, है ना, इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। मेरे दोस्तों आज हम लोगों ने तीसरा प्रश्न, जिसका भी बीए पार्ट 1 में ऑनर्स है, सब्सिडियरी है या जनरल हिस्ट्री है, वो क्या कीजिए, इस प्रश्न संख्या 3 आपको पढ़ा है। अगर प्रश्न आए प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के कौन कौन स्रोत है, या प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, या प्रश्न रहे प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें, अगर तीनों में से कोई प्रश्न हो आप सेम उत्तर दीजिएगा। आपको यहाँ से वीडियो देख लेना है और एसएन यूपीएससी, एसएन स्टडी यूपीएससी में के वेबसाइट पर, इसके यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। तब तक के लिए दुआएं दीजिए। अल्लाह ताला हमारे और आपके गुनाहों को माफ करे और हमको इसी तरह से वीडियो बनाने की तौफीक अता फरमाए और फ्री में पढ़ लो मेरे दोस्तों।